हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। तो पहला टॉपिक आप लोग देखो, लीनियर मोमेंटम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता ही है लीनियर मोमेंटम क्या होते हैं। तो आप लोग लिखो यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम इज द product of mass and velocity। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विथ ए लेटर P, और ये यहाँ पे आएगा आप लोगों का m इंटू वी। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, m इंटू वी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, इसका ऐसा यूनिट आएगा, आप लोगों को पता ही है, ये आएगा आप लोगों का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी इसमें हम लोग कुछ केसेस लेंगे। तो पहला केस देखो, सपोज लिखो यहाँ पे, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग with velocities v1 and v2 having मास m, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम होगा, तो दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या होगा तब, देन P1 इक्वल टू आएगा आप लोग का mv1 और P2 का आएगा इक्वल टू mv2। मतलब लीनियर मोमेंटम फॉर द ऑब्जेक्ट 1 m1 वो आएगा, वो क्या आएगा, P1 इक्वल टू सपोज mv1 आएगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसका वेलोसिटी v2 था, उसका मोमेंटम आएगा P2 इक्वल टू mv2। तो ग्राफिकली इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये जो लीनियर मोमेंटम है और जो वेलोसिटी है, इसका रिलेशन कैसे आएगा। तो यहाँ पे मास जो है, मास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस m इक्वल टू कांस्टेंट, सिंस मास इज कांस्टेंट, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। आप यहाँ पे p इज प्रोपोर्शनल टू v भी लिख सकते हो। इसके लिए जो ग्राफ हमको मिलेंगे वो ग्राफ कैसा दिखेगा, सपोज ये ग्राफ है आप लोगों का, अलॉन्ग दिस वाई एक्सिस ये है P, ये सपोज V है, तो यहाँ पे एक ग्राफ मिलेगा आपको स्ट्रेट लाइन, और हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इस कंडीशन के लिए जो है आप लोगों को कांस्टेंट मास के लिए जो ग्राफ मिलेगा लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच रिलेशन, ये आएगा P इज प्रोपोर्शनल टू V। तो ये हो गया हम लोगों का केस नंबर 1। अभी जब हम लोग केस नंबर 2 लिखेंगे, तो आप लोग केस नंबर 1 को एक बार पढ़ो और अच्छे से देखो इसको। तो अभी केस नंबर 2 में देखो, केस नंबर 2 में अभी हम यहाँ पे पास क्या था, मास दोनों का सेम था, वेलोसिटी अलग अलग है। सपोज सेकेंड केस में हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेट द टू ऑब्जेक्ट्स मूव्स विथ वेलोसिटी सपोज v है, दोनों का भी वेलोसिटी सेम है, एन masses आर क्या आएगा, सपोज m1 एंड m2, दोनों का सपोज मासेस अलग है लेकिन वेलोसिटी सपोज दोनों का सेम है। तो लीनियर मोमेंटम तब क्या होगा, P1 इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, देन लीनियर मोमेंटम P1 इक्वल टू आएगा आप लोगों का m1v, और यहाँ पे आएगा आप लोगों का P2 इक्वल टू m2v। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेलोसिटी दोनों का सेम है, तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम जो है P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हम लोग मास लिख सकते हैं अभी इस पर। तो इसके लिए ग्राफ जो हमको मिलेंगे वो कैसा दिखेगा, ये होगा P, ये होगा आप लोगों का वेलोसिटी, और ये होगा आप लोगों का मास, और यहाँ पे आएगा आप लोगों का वेलोसिटी। अभी इसमें अगर हम लोग एक कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी, अब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आएगा, मतलब क्या होगा, इसमें कंडीशन देखते हैं हम लोग। सपोज ये अभी P1, अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, तो हमको ये रिलेशन अगर देखेंगे m1 ग्रेटर देन m2, तो हमको ये सपोज रेशियो लेंगे मोमेंटम का, तो क्या आएगा, P1 बाई P2 इक्वल टू हमको क्या मिलेंगे, m1 बाई m2, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन 1। मतलब क्या होगा, मास m1 अगर बड़ा होगा, m2 छोटा होगा, तो क्या होगा, m2 से m1 को डिवाइड करने से जो भी वैल्यू मिलेगा
जो भी वैल्यू मिलेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, P1 यहाँ पे रहेगा, P2 का यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, P1 विल बी ग्रेटर देन P2। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो P1 ग्रेटर देन P2, मतलब P2 अगर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2, मतलब क्या हुआ, मास जिसका ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मास विथ ग्रेटर, नहीं तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, ऑब्जेक्ट विथ ग्रेटर मास विल हैव लार्जर मोमेंटम। ऑब्जेक्ट्स विथ ग्रेटर मास और लार्जर मास लिखोगे, ऑब्जेक्ट विथ लार्जर मास will have larger momentum, ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस में आप लोग देखो, ये सपोज केस नंबर 3 है हम लोगों का। इसमें अभी हम लोगों ने क्या लिया था, मास, और एक में मास कांस्टेंट था, दूसरे में वेलोसिटी कांस्टेंट था। अभी सपोज हम लोग ऐसे देखेंगे, सपोज दोनों का मास भी अलग अलग है, वेलोसिटी भी अलग अलग है, लेकिन मोमेंटम दोनों का सेम है। तो आप लोग लिखो लेट masses m1 and m2 have velocities v1 and v2 if their momentum are equal देन हम लोग क्या ले सकते हैं, P1 इक्वल टू P2, मतलब क्या आएगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अभी अगर वेलोसिटी और मोमेंटम का रिलेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या आप लोग देखो, सपोज V1 यहाँ पे आ गया, ये हो गया आप लोग का V2, और इसमें सपोज हम लोग लेंगे M2, ये सपोज हो गया M1, ठीक है। अगर ऐसे V1 यहाँ पे रख दिया, V2 को यहाँ पे ले आया, M2 यहाँ पे है ग्रेटर, M2 है ग्रेटर, और यहाँ पे सपोज M1 है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो V1 यहाँ पे वेलोसिटी है V1, ये है V2, ये रेशियो होगा आप लोगों का M2/M1। इसमें कैसा कंडीशन आएगा आप लोग देखो, इसमें कंडीशन कैसा आएगा एक बार सोच के देखो। तो इससे भी कंडीशन क्या आएगा, सपोज अभी हमारे पास जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिया था मास M1 इज ग्रेटर देन M2, यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं, कोई भी रिलेशन हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखोगे इफ़ M1 इज ग्रेटर देन M2, सपोज M1 का वैल्यू M2 से ग्रेटर हो गया, तो ये रिलेशन हमको क्या मिलेंगे, देन क्या आएगा, V1/V2 विल बी M2/M1 जो है हमारे पास यहाँ पे, सपोज M1 का वैल्यू ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, दिस विल बी लेस देन 1। M2 का वैल्यू अगर M1 से कम होगा तो क्या होगा, M1 से जब इसको M2 को डिवाइड करोगे जो भी वैल्यू मिलेगा दैट विल बी स्मॉलर देन 1 आएगा ना। तो हम यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे, V1 इज स्मॉलर देन V2। दैट मीन्स क्या हुआ, अभी यहाँ पे मास M1 किसका था, V1 का था, और M2 मास किसका था, V2 का था। इस रिलेशन से हमको क्या पता चल रहा है, अगर M1 का मास ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अगर देखेंगे वेलोसिटी क्या होगा, V1 कम होगा, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। मतलब क्या होगा, मास जिसका ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, कम होगा, और मास जिसका कम होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी और मोमेंटम का अगर रिलेशन देखेंगे, वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास आ रहा है, वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है। तो इसका जो ग्राफ आएगा, ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ आएगा आप लोगों का, वेलोसिटी यहाँ पे सपोज यहाँ पे मास है, तो ग्राफ आएगा आप लोगों का ऐसा। तो दिस इज योर रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड मास व्हेन दे हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट वेलोसिटीज, एंड इफ दे हैव इक्वल मोमेंटम देन जिसका भी मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसका मोमेंटम क्या कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरे टॉपिक में आ रहा हूँ। बस अब यहाँ पर 2 पॉइंट लिख सकते हो। ये जो वेलोसिटी था, यहाँ पे वेलोसिटी हम लोगों का क्या था, कांस्टेंट था, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो v इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कंडीशन में जो है यहाँ पे क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख सकते हो मोमेंटम कांस्टेंट। अभी इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, दूसरा टॉपिक में हम लोग जा रहे हैं। अभी बच्चे देखो, हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये आप लोगों को पता ही है क्या है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। क्या था आप लोग यहाँ पे इसको याद करो
क्या था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and it takes place मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बोला है। इट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो क्या बोला था स्टेटमेंट में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो आप लोग देखो इसका मीनिंग क्या है। सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सपोज अभी रेस में है, या इसका सपोज इनिशियल वेलोसिटी है u, इसका इनिशियल वेलोसिटी है u, इसके ऊपर आप लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, किस डायरेक्शन में किया, इन द राइट डायरेक्शन। सपोज आफ्टर टाइम t इसका जो पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन चेंज होके इसने सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, इसका सपोज अभी वेलोसिटी हो गया v। ऑन एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स f इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, इसका सपोज मोशन में आ गया, मोशन आने के बाद सपोज इसका इनिशियल वेलोसिटी u के बाद इसका सपोज फाइनल वेलोसिटी हो गया v, और सपोज ये वेलोसिटी चेंज होने में सपोज टाइम लगा था t। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है इनिशियली, इसका अगर मास m है तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा आप लोग का डेल्टा p इक्वल टू p, सपोज ये होगा आप लोग का p फाइनल, ये सपोज p इनिशियल, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल, इसको हम लोग m v माइनस m u भी बोल सकते हैं। और इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है मतलब क्या होगा, इसको हम अगर टाइम से अगर डिफर करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा p बाई टी अगर यहाँ पे लिखेंगे, इस तरफ आएगा आप लोगों का m v, यहाँ पे आएगा सपोज कॉमन ले लिया, यहाँ पे आएगा t, तो मतलब क्या होगा डेल्टा p बाई टी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या आएगा आप लोगों का m इंटू क्या आएगा v माइनस u भी आता है आप लोगों का एसिलेशन, v माइनस u बाई टी मतलब होता है एसिलेशन। तो इसको हम लोग यहाँ पे फोर्स भी लिख सकते हैं, ये हो गया आप लोगों का फोर्स। तो ये हो गया आप लोगों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसी को अगर हम लोग कैलकुलस के हिसाब से देखेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कैलकुलस के फॉर्म में। सपोज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है ना, मोमेंटम इज ए फैक्टर ऑफ क्वांटिटी, इसको आप लोग ऐसे लिखो dp बाई dt, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ddt ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, p मतलब होगा m v, ये होगा m v, ये dp बाई dt हो गया आप लोगों का फोर्स, और ये जो dp बाई dt ये m है, m तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा dv बाई dt, मतलब क्या हुआ, ये हो गया आप लोगों का m इंटू a। तो ये आप लोगों को न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ से भी कैलकुलस से भी मिलते हैं, तो ये होगा आप लोग का न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी बच्चों देखो, अगर हम लोग ये जो अभी फोर्स हमको मिला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल गया यहाँ पे, अगर फोर्स हम लोगों को सपोज कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिया होगा, अगर फोर्स हम लोगों को सपोज कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिया होगा, तो कॉम्पोनेंट फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, कॉम्पोनेंट फॉर्म मतलब क्या होगा, सपोज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। सपोज मोमेंटम भी कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिया है, तो क्या लिखेंगे, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। और एक्सीलरेशन भी हमको सपोज दिया हुआ है इन कॉम्पोनेंट फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू सपोज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिखेंगे। अभी अगर इस फॉर्म को अगर हमको कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ मोमेंटम मतलब क्या था, फोर्स था, इसको हम लोग कॉम्पोनेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये जो एफ था, एफ मतलब क्या आएगा, एफ मतलब क्या होगा, रेट ऑफ मोमेंटम आएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सपोज पहले जैसे यहाँ पे सपोज रेट ऑफ मोमेंटम सपोज ये हो गया, तो यहाँ पे सपोज आप लोगों का होगा dt। इस तरह हम लोग क्या लिखेंगे, m और क्या आएंगे vx, यहाँ पे आप लोगों का सपोज dt ऑफ सपोज इस तरह हम लोग लिखेंगे p मतलब क्या है, आप लोगों का आएगा यहाँ पे m सपोज v हो गया। ये जो v होगा, इसको भी कॉम्पोनेंट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर हम लोग कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, dt ऑफ सपोज यहाँ पे लिखेंगे vx, उसके बाद सपोज vy सपोज vz हो गया।
तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वी एक्स बाई डी टी मतलब क्या होगा, रेट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा आप लोगों का ए वाई रेट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ये सपोज ए वाई आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सपोज ए जेड आ जाएगा। तो और ये जो पी है आप लोगों का, ये पी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा इधर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप लोग एक बार सोचो, इसके कॉम्पाउंड फॉर्म में ऐसे लिख दिया। तो देखो अभी हम लोग अगर इसको थोड़ा सा कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ये तो मास यहाँ पे था तो मास को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मास होगा, मास कॉमन आएगा, ये हो गया। इसी को अगर हम लोग इसको थोड़ा इलाबोरेट करेंगे तो क्या आएगा, रेट ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, उस फोर्स को सपोज हम लोगों ने कॉम्पोनेंट फॉर्म में सपोज यहाँ पे लिखना है। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इक्वल टू आएगा एम ए एक्स, यहाँ पे आप लोग आई कैप लिख सकते हो, यहाँ पे ए एक्स मतलब यहाँ पे वी एक्स आई कैप यहाँ पे लिख सकते हो। ये सपोज यहाँ पे सपोज और थोड़ा इलाबोरेट करोगे, ये सपोज वी जेड के कैप लिख सकते हो। तो ये होगा आप लोग का ए एक्स आई कैप, ये होगा आप लोग का ए वाई जे कैप, और इसको सपोज हम लोग ए जेड के कैप लिखेंगे, ठीक है। अभी इसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप हो गया, और यहाँ इधर आएगा आप लोग का ए वाई जे कैप, और यहाँ इसमें आएगा आप लोग का ए जेड के कैप, ठीक है। बोचा अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को सबको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू आएगा आप लोग का एम ए एक्स। तो ये आएगा आप लोग का एम ए एक्स, एफ वाई मतलब क्या आएगा, एम ए वाई, और एफ जेड मतलब क्या आएगा, एम ए जेड। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये जो एक्सेलरेशन हमको यहाँ पे मिला है, इसको हम लोग डी पी एक्स डी डी टी ऑफ डी पी एक्स डी डी टी ऑफ डी पी वाई डी डी ऑफ डी पी जेड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिल गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई, और एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड। या तो आप लोग पॉज करके लिखो, मैं दूसरे पार्ट में आ रहा हूँ। बच्चे भी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे दिया है ए फोर्स एफ इक्वल टू 10 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास m, कैलकुलेट द मास। तो यहाँ पे हमको जो फोर्स दिया है, ये डायरेक्ट फोर्स नहीं दिया है, इसको हमको दिया है कंपोनेंट फॉर्म में। तो फोर्स हमारे पास है F इक्वल टू 10 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम लोग को कंपोनेंट फॉर्म में देंगे तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद क्या आएगा फोर्स, वो देखो, ये आएगा आप लोग का 10 स्क्वायर प्लस माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस आएगा 8 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आएगा आप लोग का 200, मतलब क्या आएगा 100 इंटू √2, 100 इंटू √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो मतलब क्या आएगा 14.14 न्यूटन, ठीक है। एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है ए इक्वल टू कितना दिया है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमको सही क्या था, मास चाहिए था, तो मास का हम लोग क्या लिखेंगे, मास इक्वल टू फोर्स बाई एक्सीलरेशन। फोर्स हमारे पास था 14.14 बाई 1, मतलब क्या आएगा 14.14 kg। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। जब भी ऐसे आप लोगों को कंपोनेंट फॉर्म में दिया होगा, इसको आप लोग मैग्नीट्यूड निकालने के बाद एक्सीलरेशन से डिवाइड कर दो, मास निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में आप लोग देखो। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, यहाँ पे क्या दिया है, इसमें दिया है आप लोगों को मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब बाय एन इक्वेशन दिया है y। y मतलब यहाँ पे जो है आप लोगों का सपोज डिस्प्लेसमेंट है, सपोज यहाँ पे लिखोगे डिस्प्लेसमेंट। मोशन बोला है ना, मोशन ये टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट क्यों हम लोग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे t दिया है ना, और जनरली जो हमको हमारे पास इक्वेशन होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट रिलेशन इज नोन एज पोजिशन टाइम रिलेशन। यहाँ पे दिया है आप लोगों को y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के जगह पे दिया है जी टी स्क्वायर। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो यहाँ पे लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट दिया है y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फाइनली निकालने क्या था, फोर्स। फोर्स के लिए हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास तो दिया है m। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो पहले इसको वेलोसिटी अगर निकालना है तो क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा उस रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ डी वाई डी टी इक्वल टू क्या आएगा, u आएगा बाहर, इन डिफरेंशिएशन ऑफ dt आएगा ओनली t,
और ये आएगा आप लोगों का हाफ GT स्क्वायर मतलब आएगा 2 इंटू GT। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये होगा वेलोसिटी V इक्वल टू U प्लस 2 कैंसिल आएगा आप लोगों का GT। ये होगा वेलोसिटी। एक्सेलरेशन सही है, फिर से आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग करने से क्या आएगा, dV/dt इक्वल टू आएगा U मतलब क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये क्या आएगा 0 प्लस GT मतलब यहाँ पे सिर्फ G आएगा, T तो क्या रहेगा डिफरेंशिएट करने के बाद 3 नहीं होगा, तो आप लोगों को आएगा A इक्वल टू G। तो फोर्स सही है, फोर्स इक्वल टू क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ये मतलब क्या है G है, तो आप लोग लिखोगे mg। तो दिस इज योर फोर्स, जो फोर्स हमको निकालने के लिए बोला था, दिस इज द फोर्स। इन दोनों को आप लोग पॉज करके लिखो। मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो बच्चे भी इस क्वेश्चन का देखो। इस क्वेश्चन में दिया है द फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज 10 I कैप प्लस 5 J कैप न्यूटन। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली फोर्स नहीं दिया है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। और इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सिचुएशन है, सिचुएशन पहले समझो। सिचुएशन है मतलब यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट फॉर्म में दिया है। मतलब हमारे पास जो होगा फोर्स जो होगा वो ऐसे होगा। ये अभी ऑब्जेक्ट जो था वो ओरिजिन में यहाँ पे था। ओरिजिन में होने के बाद इसके ऊपर जो फोर्स दिया है, सपोज ये है ऑब्जेक्ट का मास m, इसके ऊपर फोर्स डालेंगे। सपोज ये ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट ओरिजिन, इसके ऊपर सपोज फोर्स दिया है ऐसे इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे 10 I कैप और 5 J कैप है ना। मतलब क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट है यहाँ पे अलॉन्ग x एक्सिस, अलॉन्ग y एक्सिस एक दूसरा कंपोनेंट है। अलॉन्ग x एक्सिस कंपोनेंट कितना है 10 I कैप, अलॉन्ग y एक्सिस कंपोनेंट कितना है 5 J कैप। इसलिए मैंने फोर्स को यहाँ पे इस तरह से दिया है, क्योंकि दोनों का कंपोनेंट यहाँ पे है, तो फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। आफ्टर टाइम t, सपोज ये फोर्स इसमें डालने के बाद सपोज ये यहाँ से ओरिजिन से ट्रेवल किया, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे प्लान में कहीं पे जाके पहुँच जाएगा। इस पॉइंट पे जब वो पहुँच जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसका पोजीशन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालना है। पोजीशन कोऑर्डिनेट मतलब क्या होगा, ये जो पोजीशन फैक्टर है उसको हमको यहाँ पे निकालना है। मतलब आफ्टर टाइम ये 5 सेकेंड इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा वो निकालना है। उसके बाद पोजीशन कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसको लिखना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में दिया है आप लोगों को फोर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, F इक्वल टू हमारे पास है 10, हमारे पास है 10 I कैप प्लस 5 J कैप, और मास आप लोगों को दिया है m इक्वल टू 10 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने से क्या आएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मतलब क्या होगा 10 टू द पावर -2 kg। यहाँ तक ठीक है। अभी फोर्स का जो यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म दिया है, अगर हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा तो क्या लिखेंगे, फोर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सिर्फ I और J दिया है। हम लोग भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, Fx प्लस Fy J कैप। अभी अगर ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 हो गया हम लोगों का, ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो लिखोगे यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, तो x कंपोनेंट x के साथ कंपेयर करेंगे, y कंपोनेंट y के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, Fx इक्वल टू आएगा आप लोगों का 10, और सपोज 10 न्यूटन लिख दो, और Fy इक्वल टू कितना आएगा, Fy इक्वल टू आएगा आप लोगों का 5 न्यूटन। मतलब अभी ये जो अभी फोर्स यहाँ पे मिल रहा है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा 2 कंपोनेंट आएगा, क्योंकि फोर्स अगर 2 डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा 2 डायरेक्शन में आएगा। तो एक्सेलरेशन भी हमको यहाँ पे निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अलॉन्ग x एक्सिस कितना एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स आएगा 10 बाय मास था, मास m यहाँ पे 10 यहाँ पे क्या होगा मास 10 टू द पावर -2, मतलब क्या आएगा 1000 kg। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आएगा आप लोगों का 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे इस तरफ अलॉन्ग एक्स हो गया, ए वाई भी देख लेते हैं एक साथ। ए वाई भी कितना आएगा, ये होगा आप लोग का फोर्स बाय फिर से मास आएगा 10 टू द पावर -2, मतलब क्या आएगा 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज योर एक्सीलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्सीलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है यू मतलब क्या होगा रेस्ट है। तो यहाँ पे जब पहुँच जाएगा पोजीशन टाइम रिलेशन यूज़ करके हम लोग कैसे मिलेंगे, देखो तो सपोज एक्स कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू एक्स मतलब यहाँ पे क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि इनिशियल यहाँ पे जो था रेस में था, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का होगा वेलोसिटी का जो होगा
इनिशियल जो पार्ट होगा यहाँ पे वेलोसिटी का वो दोनों क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब यू एक्स भी 0 होगा, यू वाई भी 0 होगा। तो यहाँ पे यू एक्स इंटू टी लिखो, नहीं तो टी इक्वल टू यहाँ पे 5 लिख सकते हो। एट टाइम यहाँ पे लिखोगे एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड कितना आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट देखो ये होगा हाफ, एक्सीलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना था, यहाँ पे लिखोगे एक्स, एक्स मतलब क्या था हमारे पास 1000 इंटू टाइम है आप लोगों का 5 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आप लोगों का 500 इंटू 25, मतलब क्या होगा 12500, 12,500 इज अपॉस मीटर। और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो होगा वो कोऑर्डिनेट कितना आएगा, वाई इक्वल फिर से लिखोगे यू वाई टी प्लस हाफ, यहाँ पे लिखोगे ए वाई टी स्क्वायर। तो क्या आएगा, ए फिर से आएगा 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 500 इंटू 5 स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, तो ये तो 0 हो गया, ये होगा आप लोग का 250 इंटू 25। तो क्या आएगा 6250, 6250 225, हाँ ठीक है। ये हो गया आप लोगों का मीटर। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया हमको ये, वाई कोऑर्डिनेट मिल गया ये। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, आर इक्वल टू आएगा आर एक्स। तो मतलब ये जो है अभी एक्स हम लोगों को लिखा है, ये होगा आप लोगों का आर एक्स। ये मतलब क्या हुआ है, हम लोगों ने क्या निकाला है, इस पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट होगा आर एक्स कितना है वो है आप लोगों का 12500, और आर वाई जो हमको मिलेंगे यहाँ पे ये होगा आर वाई। तो ये है आप लोग का ये, तो यहाँ पे लिखेंगे आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो आर एक्स मतलब क्या है हमारे पास अभी 12500, यहाँ पे लिखोगे आई कैप, और ये है आप लोगों का 6250 जे कैप। सो दिस इज योर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड। तो इसको पॉज करके लिखो। तो बस आप लोगों को ये लिखा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है, आज इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग इम्पल्स करेंगे, उसके बाद इंटरेंस थर्ड लेकर कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोगों का होगा नॉर्मल फोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियोस को फॉलो करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इन द वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो अच्छा है, थैंक यू सो मच।